These my Dallas make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू पढ़ ले 10th। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर है। हम लोगों ने ऑलरेडी केमिस्ट्री टर्म 1 के पहले दो आपके चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, दोनों ही पूरी तरीके से फिनिश कर दिए और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही तबाहीदार अंदाज में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आगे बढ़ते हैं। जिसने भी अभी तक इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट जो है वो डाउनलोड नहीं किए हैं भाई साहब, यू कैन डाउनलोड देम। ये कंप्लीटली फ्री नोट्स हैं, डिजिटलाइज नोट्स हैं, इन्हें आईपैड पर लिखा गया है, पूरी क्वालिटी के नोट्स हैं, हर एक चीज इसमें कवर की गई है, ठीक। और इसके अंदर आपका जो सिलेबस रिडक्शन है उसका ध्यान रखा गया है। इसके अंदर PYQs भी हैं जो कि अगर आप चाहो तो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे ही, चैप्टर के नीचे आपको PYQs देखने को मिल जाएंगे। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वेरी इजी टू डाउनलोड, एनीवन कैन डाउनलोड दिस PDF, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसी के साथ साथ बात करते हैं। देखो, एक बहुत ही बढ़िया सी चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी यार आपके नोट्स है ना, मैंने क्या किया कि मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल पर उन सभी नोट्स के एक हाईलाइट बना के सब में स्वाइप अप ऐड कर दिया। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर एक हाईलाइट क्रिएटेड है, वहां पर जाकर आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ साथ और बहुत सारे अपडेट्स, प्यारा प्यारा कंटेंट, ठीक है। इस सब के लिए आप मुझे और पढ़ ले को इंस्टाग्राम पर जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक। दोनों ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 50,000। इसी के साथ साथ देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग ऑन दिस चैनल, क्योंकि आपने देख ही लिया पिछले 4-5-6 दिनों से किस लेवल पर जो है हम वीडियोस ला रहे हैं, ठीक। तो कंटेंट तो बहुत सारा प्लान है आप लोगों के लिए। एंड जिसको नहीं पता है, वी आर अप विथ 3000 क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th, क्लास 12 कहाँ गया, ठीक है। 3000 से भी ज्यादा MCQ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड किए गए हैं फॉर साइंस, मैथ्स एंड सोशल। उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। चैप्टर पढ़ने के बाद आप वो जाकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। Isn't that amazing? है ना, Isn't that amazing? ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर्स के साथ में, विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब एक सीधी सी बात है भैया, सबको पता है कि एक मेटल क्या होता है, ठीक। सबको पता है कि एक मेटल क्या होता है। सबने अपने जीवन में एक आयरन रॉड देख रखी है, सबके घर में कहीं ना कहीं मेटल है, ठीक। वेरी गुड। तो मेटल क्या होते हैं? क्या आप मेटल से आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो मेटल्स कैसे होते हैं? ओपेक होते हैं, ठीक। मेटल्स कैसे होते हैं? ओपेक होते हैं, ठीक है। सो यू कॉल मेटल्स ओपेक, ओके, वेरी गुड। मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं भाई, शाइन मारते हैं, उनमें से शाइन आती है, मतलब ऐसे लस्ट्रस होते हैं। तो वो शाइन जो मारते हैं ना, उसे हम कहते हैं लस्ट्रस, ठीक। चमकते हैं, चमकीले होते हैं, ठीक। इसी के साथ साथ दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई घर में यूटेंसिल्स यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर है हीट के, राइट। अगर आप गैस पे कोई ऐसा पदार्थ रख दोगे जो कि पिघल जाता है तो वो तो बहुत हानिकारक है, ठीक। इसीलिए वहां पर हम देखते हैं कि आपके जो यूटेंसिल्स है वो यूज किए जाते हैं। साथ में अगर हम बात करते हैं घर की वायरिंग की, तो घर में भी आपकी वायर कौन सी है भाई? वायर प्लास्टिक की थोड़ी है, उसके ऊपर का इंसुलेशन प्लास्टिक का है। वायर तो अंदर सबको पता है मेटल की होती है, सबने देख रखा होगा, आगे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई मेटल्स के बारे में, और डिटेल में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। बात करते हैं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ना, उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके चैप्टर का, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे सवाल भी बन सकते हैं, और साथ में एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की हार्डनेस को लेकर। भाई मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, सबको पता है, सबको पता है। घर में सबके मेटल्स होंगे, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज मेटल की होगी, ठीक। वेरी गुड। क्या तुम उसको ऐसे आसानी से तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते, ठीक। तो मेटल्स हार्ड होते हैं, उनको तोड़ना डिफिकल्ट है, राइट। जस्ट लाइक योर विल, आप लोगों की विल भी बहुत हार्ड है, आप लोगों की इच्छा, ठीक है। आप लोगों की एग्जाम्स में तबाही मचाने की इच्छा जो है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, भाई सोडियम है ना, ये एक मेटल है, और पोटेशियम, ये भी एक मेटल है, ठीक। सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ठीक। सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि, ठीक है, जो कि जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हो। सुन के अजीब लग रहा है? हाँ। सो दे आर ऐसे एल्कली मेटल्स होते हैं। अभी एल्कली मेटल्स क्या है आगे समझेंगे, ठीक। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं, आप ये समझो, जिन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हो। और लेजिट अगर आप स्कूल जाएंगे, जब आपके लैब्स खुल जाएंगे, मतलब ठीक है, जब ये सब होगा तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां पर सोडियम को नाइफ से कट किया जाता है। हाँ जी। तो ये कैसा मेटल हुआ भाई? अगर आप किसी चीज को नाइफ से कट कर पा रहे हो, बटर होता है, हम बटर को भी जो है वो बटर को भी काट सकते हैं ना, राइट। वेरी गुड।
तो उसी तरीके से जो है वो सोडियम जो है उसको भी आप कट कर सकते हो। तो कैसा मेटल है? इट इज अ सॉफ्ट मेटल, इट इज नॉट अ हार्ड मेटल। तो हम क्या बोलेंगे? पहली चीज, भाई मेटल्स तो जनरली हार्ड होते हैं, है ना, मेटल्स तो जनरली बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, ठीक, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो कि हार्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम हार्ड क्यों नहीं है? सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, सोडियम एक एल्कली मेटल है, एक सॉफ्ट मेटल है जिसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, ठीक। इसमें दैट इजी, वेरी इजी था। मेटल जनरली हार्ड होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, ठीक, वेरी गुड, नाइस। बात कर ली पहली प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्ट्रेंथ, ठीक। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि आप उन पर अगर कोई टेंशन डाल रहे हो, बार बार टेंशन डाल रहे हो, फिर भी वो वहीं खड़े हुए हैं, ठीक, फिर वो टूट नहीं रहे। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल टू ब्रेकिंग अंडर टेंशन। मतलब ऐसा होता है ना कि मान लो एक पेंसिल है, पेंसिल पे थोड़ा सा जोर लगाओगे नहीं टूटेगी, लेकिन अगर ज्यादा जोर लगा दोगे टूट जाएगी, ठीक। तो वो क्या है? वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट है ना। जैसे ही वो टूटने वाली है, आपने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि अब उसके ब्रेकिंग पॉइंट से भी ऊपर पहुंच गया, राइट। लेकिन ये जो आपके मेटल्स होते हैं ना, ये जो आपके मेटल्स होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं। ये इतने हार्ड होते हैं कि ये बहुत एक्सट्रीम टेंशन में भी नहीं टूटते। भाई सीधी सी बात है, अगर ये टूट रहे होते तो जितने भी कंस्ट्रक्शंस में मेटल यूज किया गया है सब तहस नहस होता था। ब्रिज देखो, ठीक है, ब्रिज में भी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, घर बनाने में भी मेटल्स का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो अगर इनकी जगह पर थर्मोकॉल यूज किया जाता, ठीक है, मान लो थर्मोकॉल का ब्रिज है और उसमें से एक गाड़ी निकली, तो क्या वो थर्मोकॉल वही रहता? नहीं रहता। भाई वो थर्मोकॉल तो पिचक जाता, गाड़ी नीचे गिर जाती, प्रॉब्लम हो जाती, है ना। तो इसीलिए जो आपके मेटल्स होते हैं वो बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं। मतलब उन पर आप कितना भी रेजिस्टेंस दो वो टूटते नहीं है ना। कितना भी टेंशन आप उन पर दे रहे हो, वो उल्टा और आपको बोल रहे हैं कि हम नहीं टूटेंगे। मेटल्स इतने हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी अगली। आगे बात करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल सच एज कॉपर एंड आयरन, ठीक, सबको पता है। अब भैया क्या सोडियम और पोटेशियम भी किसी ने यूज किया जाएगा क्या? अगर ऐसा किसी का सवाल है तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम विच इज Na एंड पोटेशियम, ये दोनों कैसे मेटल्स हैं? ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। पता चला हमने सॉफ्ट मेटल्स यूज तो कर लिए, वो ब्रिज बना दिया, उसमें से गाड़ी निकल रही है, वो ब्रिज धस गया ठीक है, वेरी गुड। तो ब्रिज की बहुत तहस नहस हो रही है आज ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे मेटल्स का यूज करते हो जो कि हार्ड होते हैं। अब सारी मेटल्स ऑलमोस्ट हार्ड होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शन है लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, स्टेट। भाई मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं, सबने देखा है। अगर आपके घर में कोई आयरन की चीज पड़ी हुई है तो क्या वो पिघल जाती है? ऐसे ही नहीं पिघलती। जनरली मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक, वो सॉलिड होते हैं, राइट। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, हाँ जी, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। आपका जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। आपको पर दिख भी रहा होगा, वो कोने में दिख रहा है, ये जो कोने में दिख रहा है ना, वो कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं, वो मर्क्यूरी है, ठीक। एंड मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कितनी प्यारी चीज है, सोचो, है मेटल। अभी हमने पढ़ा कि मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, पर मर्क्यूरी लिक्विड होता है। वो भी मेटल ही है पर वो लिक्विड होता है, ठीक। तो आपको केमिस्ट्री में एक बहुत ही सत्य चीज है भैया ऐसे ज्ञान कब से देने लग गया? सुनो मेरी बात सुनो, इट इज वेरी ट्रू कि केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है ना, कि जितना ध्यान आपको नॉर्मल चीजों पे देना होता है ना, उतना ही ध्यान आपको एक्सेप्शंस पर देना होता है, क्योंकि हाईलाइट एक्सेप्शंस हो रहे हैं। देखो सारे मेटल्स हार्ड हैं पर सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक। ये कैसे मेटल्स हैं? ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, तो इन पर ध्यान ज्यादा जा रहा है। सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी नहीं होता, मर्क्यूरी लिक्विड होता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे बाल बार बार खराब हो रहे हैं तो हम उसको इग्नोर करेंगे। अब बात करते हैं साउंड की। सबने देखा है भाई, अगर आप किसी मेटल को हिट करते हो जोर से तो उसमें से रिंगिंग साउंड आता है, टिंग, आता है नहीं आता? रिंगिंग साउंड आता है। तो मेटल्स कैसे होते हैं? इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे? इस प्रॉपर्टी को आप बोलोगे, एक मिनट, इस प्रॉपर्टी को आप बोलोगे सोनोरस। क्या बोलोगे? सोनोरस। कि मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स सोनोरस होते हैं, ठीक है। जब इन्हें हिट किया जाता है तो एक रिंगिंग साउंड आता है। इसका एक बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन है जो सब देखते हैं। आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार देख लो भाई, गिटार में स्ट्रिंग्स होती हैं, है ना, गिटार में स्ट्रिंग्स होती हैं। पहली चीज तो गिटार में मेटल स्ट्रिंग्स क्यों यूज की जा रही है? सीधी सी बात है भाई, जब उसकी प्रॉपर्टी है सोनोरस है वो, ठीक, तो आवाज तो आएगी, रिंगिंग साउंड तो आएगा। प्लस उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, हार्ड है, तो अगर आप गिटार जो है वो बजा रहे हो तो वो स्ट्रिंग टूटेगी नहीं, राइट।
तो मेन कारण तो यही है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है मेटल वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, सबको पता है ना, सबको पता है, सबने एक गिटार देखा है अपनी ज़िंदगी में, नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। कंडक्शन की बात करते हैं, मतलब भैया क्या मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, राइट, बिल्कुल होते हैं। देखो, दिस इज द कॉज दैट वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। भाई हमारे जो घर में वायर्स होती है ना, ये वायरिंग हम जो देख रहे हैं, ऊपर से तो प्लास्टिक दिखता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर कहीं होगा भी, ये देखो, ये दिख रहा है, ये होती है आपकी वायर्स, ठीक है, ये होती है आपकी वायर्स। ऊपर इंसुलेशन है भाई प्लास्टिक का, क्यों किया होगा? सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति जाके वहां पर खड़ा है ना, और उसने ऐसे हाथ रख दिया गलती से, तो वो जो ऊपर का जो प्लास्टिक का इंसुलेशन है वो उस इंसान को करंट लगने से बचाए रखेगा। अगर वो नहीं होता तो इंसान तो वहीं चिपक जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, शॉक लगता, राइट। तो ऊपर का इंसुलेशन होता है, ये आपकी मेन वायर है ना, ठीक। हमने घर के यूटेंसिल्स में भी देखा है, मेटल है, क्यों है भैया? इसलिए है कि ये दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो आप ऐसा कोई मटेरियल यूज करो जो अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो वो तो पिघल जाएगा और बहुत पॉइजनस चीजें होंगी फिर, ठीक। मतलब हो सकता है कि वो पिघल जाए, फिर पॉइजनस गैस, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पर मेटल्स कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक। तो इसीलिए तो हम उन्हें यूज कर रहे हैं खाना बनाने का। यूटेंसिल्स क्यों यूज कर रहे हैं? इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारा खाना पक सके, ठीक है। वेरी गुड, वेरी बेसिक चीज है ना। मैलिएबिलिटी की बात करते हैं, ये क्या हो गया, हटाओ इसको। मैलिएबिलिटी की बात करते हैं। मैलिएबिलिटी भाई, मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक। मतलब आप मेटल्स को थिन शीट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो। क्या सबने अपने जीवन में एल्यूमिनियम फॉयल देखा है? सबने देखा है। एल्यूमिनियम भी बोल रहे हैं, फॉयल भी बोल रहे हैं, भैया वो तो मेटल है। हाँ, आप मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप मेटल को ना थिन शीट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक। मतलब बीट करके, यू कैन बीट देम डाउन इनटू थिन शीट्स। अब वो घर पे बैठे बैठे हम नहीं कर सकते, ठीक। पर हाँ, ऐसा होता है कि मेटल्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू थिन शीट्स, राइट, वेरी गुड। ये एक और प्रॉपर्टी हो गई। तो इससे क्या कहा जाता है? मेटल्स को क्या कहा जाता है? मेटल्स को कहा जाता है मैलिएबल। क्या कहा जाता है? मैलिएबल कहा जाता है। मेटल्स आर मैलिएबल। मतलब भैया अगर कोई आपसे बोले तो आप बोलोगे हाँ मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब आप इन्हें थिन शीट्स में बीट डाउन कर सकते हो, ठीक, नाइस। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी नहीं, डक्टिलिटी, ठीक। मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब मुझे एक बात बताओ, घर में वायर्स हैं, ठीक। क्या ये वायर्स आपको अर्थ से ऐसी मिल गई थी? नहीं मिली थी भाई। पहले आपको मेटल मिला, वो बहुत ही अजीबोगरीब फॉर्म में था, फिर उसको ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट करके वायर में कन्वर्ट किया गया, यानी कि वो वायर में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो मेटल की प्रॉपर्टी है वायर में कन्वर्ट होने की, थिन वायर्स में कन्वर्ट होने की, ठीक, उसे कहा जाता है डक्टिलिटी, ठीक, उसे कहा जाता है डक्टिलिटी, ठीक। सो मेटल्स आर डक्टाइल। व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, नाइस। तो हम पीछे आ गए हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। इसलिए हम देखते हैं कि जो वायर है वो मेटल की बनी होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है मेटल की, इसलिए बनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मेटल जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा तो ऐसे ही पिघल जाएंगे, है कि नहीं? वेरी गुड। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, इसमें भी एक एक्सेप्शन होगा। क्या होगा? वेरी गुड, वेरी इजी टू आंसर। आपके जो मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, भाई इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। अभी पढ़ के आए, ठीक, अभी पढ़ के आए, है ना। तो इनका जो है वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जनरली मेटल्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये 7th 8th क्लास की साइंस है आपकी, ठीक। डेंसिटी ज्यादा होती है, भाई सबको पता है मेटल सॉलिड है, ठीक। बहुत जो ऐसे अंदर जो उनका बहुत ज्यादा ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत टाइटली पैक्ड है ना। तो मेटल्स की डेंसिटी हाई है, राइट, वेरी गुड। कलर सबने देखा है, मोस्टली अगर कलर नहीं किया जाए तो मोस्टली कलर मेटल्स जो होते हैं ग्रे कलर के ही दिखते हैं। पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गोल्ड, सोना, ठीक, कॉपर, कुछ एक्सेप्शंस है, थोड़ा सा इनका येलोइश ब्राउनिश टाइप थोड़ा सा कलर होता है, ठीक। तो ये हमने बात कर ली है मेटल्स की प्रॉपर्टीज को लेकर। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स को लेकर। हो सकता है ये थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा हो, पर वो दिख जाएगा, वो तो चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। बात करते हैं सबसे पहले तो नॉन मेटल्स की हार्डनेस को लेकर। भाई सबको पता है नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक, क्योंकि एनीथिंग दैट इज नॉट मेटल इज गोइंग टू बी राइट, समझ रहे हो ना, नाइस। तो नॉन मेटल्स जनरली आपके सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सबको पता है भाई, सबने एग्जांपल देख रखा है घर में, बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं। क्या सब हार्ड होते हैं? नहीं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। डायमंड जो होता है ना, डायमंड एक नॉन मेटल है, ठीक।
आपका जो डायमंड है ये एक नॉन मेटल है, लेकिन दिस इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। फिर से बताता हूं, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, मतलब जनरली, ऐसा नहीं कि सब सॉफ्ट, तो जनरली सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है सबके बीच, मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच, सबके बीच हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। मतलब क्या प्यारा सा एक्सेप्शन है ना। होना वैसे अगर हम ऐसा देखें तो होना तो मेटल को चाहिए था कि भैया मेटल इज द, कोई ना कोई मेटल होता शायद हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, आपका जो डायमंड है इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ठीक, वेरी गुड। अब बात करते हैं स्टेट की, है ना। तो नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड और मे बी गैस। भाई नॉन मेटल्स आपके सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं था। मेटल्स के केस में ऐसा था कि मैक्सिमम मेटल्स आपके जो है वो कैसे हैं, हार्ड है। बस कुछ एक्सेप्शन है, लाइक आपका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक है, वेरी गुड। लस्टर की बात करते हैं, शाइन की बात करते हैं। ठीक, मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली शाइनी होते हैं। देखो यहाँ पर जो भी तुम देखोगे ना वो नॉन मेटल्स का अपोजिट देखोगे। जितनी भी चीजें तुम देखोगे नॉन मेटल्स की अपोजिट है ना। जैसे कि मेटल्स कैसे थे, लस्ट्रस थे, शाइनी थे, है ना। नॉन मेटल्स कैसे होंगे, नॉन शाइनी, नॉन लस्ट्रस। ठीक है, वेरी गुड। दे हैव अ डल अपीयरेंस, उनका एक डल अपीयरेंस होता है ना। लेकिन डायमंड और आयोडीन जो है ना ये एक्सेप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरली शाइनी होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस ध्यान में रख के चलो भाई। अगर मुझसे कोई पूछता है, अगर मुझे कोई आकर पूछता है कि बताओ हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस एक मेटल है कि नॉन मेटल है, मैं बोलूंगा डायमंड है, राइट, जो कि एक नॉन मेटल है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे सोनोरिटी की बात करेंगे, यानी कि क्या मेटल्स सोनोरस होते हैं? हाँ, होते हैं। क्या नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होंगे? बिल्कुल। दे आर जनरली नॉट सोनोरस। ठीक, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड व्हाइल बीइंग हिट। हमको पता है मेटल्स का ऐसा रिंगिंग साउंड होता है, लेकिन इस नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं हो रहा होता, है ना। नाइस। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि मेटल्स कैसे होते हैं, एक मिनट, मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई नॉन मेटल्स कैसे होंगे? नॉन मेटल्स की जनरली हमने प्रॉपर्टी देखी है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक इंसुलेशन होता है। प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी है कि वो एक इंसुलेटर है, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। तो वो मतलब आसानी से वो हीट जो है वो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। वैसे ही जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो देखो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। मेटल्स कैसे थे? गुड थे। नॉन मेटल्स कैसे हैं? बैड है। इसमें एक एक्सेप्शन है विच इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है यार? देखो ग्रेफाइट का क्या सिस्टम है, ठीक है, ग्रेफाइट का क्या सिस्टम है कि ग्रेफाइट जो है ना वो एक नॉन मेटल है, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने जैसे कि बताया आपको प्रॉपर्टीज पर तो ध्यान देना ही है, उससे ज्यादा ध्यान आपको एक्सेप्शंस पर भी देना है। सब मोस्टली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट विच इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये हम कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। ठीक, ग्रेफाइट जो कि एलोट्रोप है किसका? कार्बन का, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, आगे बात करते हैं मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की। क्या लगता है तुमको? भाई मेटल्स कैसे होते हैं? मैलिएबल होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होंगे? नॉन मैलिएबल। मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल। नॉन मेटल्स कैसे होंगे? नॉन डक्टाइल। देख लो, दे आर ब्रिटल। ठीक, मतलब दे कैन बी इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। मतलब हमें ये देखना है, चलो तुम अगर नॉन मैलिएबल नॉन डक्टाइल भी नहीं बोलना चाहते हो तो ये देखो, दे आर ब्रिटल, राइट। नाइस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। हमने देखा मेटल्स कैसे होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि उन्हें यूटेंसिल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा उसको पिघलाने के लिए, राइट। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो इनका रिलेटिवली बहुत ही कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, बहुत ही कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एक पेंसिल है तो आसानी से तोड़ दोगे, लेकिन बहुत सारी पेंसिल है तो आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, राइट। तो वैसे ही है, जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो उनके केस में ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनके केस में कम होता है ना। फिर कलर की बात करते हैं, भाई कितने भी कलर्स में आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही कलर में, दे आर इन मेनी कलर्स। ठीक है, अब कुछ सवाल जवाब कर लेंगे हम लोग। ठीक, अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। क्या सवाल जवाब करना है? सबसे पहला सवाल तो ये है,
जो कि जनरली पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि भैया विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। हम बोलेंगे मर्क्यूरी। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, हमको टिक करना है उस पे जहां पर मर्क्यूरी लिखा है, ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड की बात करते हैं, विच कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, भाई सोडियम एग्जाम्पल, ठीक, सोडियम को आप आसानी से नाइफ से कट कर सकते हो। इसके एक्सपेरिमेंट भी आप यूट्यूब पर देख सकते हो, अभी मत देखना, पूरा लेक्चर देख लो। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आपको ऐसा मुझे 2 आंसर नीचे देने हैं। मेटल, ठीक है, मेटल ओके, ऐसा मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऐसा मेटल विच इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इन दोनों को आपको मुझे जवाब देना, और इसके जवाब कहां मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सब एनसीईआरटी का है, लेकिन 1-2 पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको खुद से पढ़ने हैं, नहीं तो अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो तुम एनसीईआरटी उठाओगे भी नहीं और मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत सारे पॉइंट्स सब छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। हम लोग मैक्सिमम सारे पूरे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो 1-2 सवाल होते हैं ना, वो मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक बार करो एनसीईआरटी से, ठीक है, नाइस। तो तुम बोले भैया पूरा नहीं पढ़ा रहे, अरे सब कुछ है इसमें, है ना, पूरा कंटेंट A to Z, क्वालिटी कंटेंट, एवरीथिंग ऑन पढ़ले 10 एज वेल एज पढ़ले, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक। तो अब टाइम आ चुका है कि हम मेटल को जो है वो जरा केमिकल साइड से देखें कि इनका कैसा रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेटल और एयर का रिएक्शन, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। ऐसा हमें याद रहेगा, M+O फॉर्म्स MO, इतना याद रखो तो हमेशा ये चीज याद रहेगी। ऑलमोस्ट ऑल लिखा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट ऑल लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, बना मेटल ऑक्साइड। नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, क्या एग्जांपल दे रखा है, कॉपर, ठीक, कॉपर मेटल, कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक। पॉइंट नंबर 1 डन। आगे बढ़ेंगे। अब ये ना बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है और आने वाले 2-3 पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहली चीज देखो, अगर तुम अपनी गट फीलिंग से पूछो कि तुम्हें क्या लगता है मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे, तुम्हारे दिमाग में होंगे एसिडिक होंगे, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हाँ जी, मेटल ऑक्साइड्स जो आपके होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यस, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट मेटल ऑक्साइड को लेकर, अच्छा मेटल ऑक्साइड क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक। तो हमें पता चल गया मेटल ऑक्साइड बन कैसे रहा है ना। अब सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो ये रहेगा कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक, दे आर बेसिक इन नेचर, है ना, वेरी गुड, ठीक है, नाइस। ये बात हो गई कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा कि भैया मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स ये बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ ऐसे आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक। ऐसे मेटल्स को कहा जाता है, मेटल ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्यों ऐसा? क्योंकि एक चीज देखो, आपका ये Al2O3 इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक। आपका ये Al2O3 इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, है ना, ये इसका एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल है। जब ये HCl से रिएक्ट कर रहा है जो कि एक एसिड है, ठीक, तब भी ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, बना रहा है। जब ये सेम Al2O3 एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है। अब सॉल्ट अलग अलग बने हैं क्योंकि यहां पर आप एसिड और बेस ले रहे हो, पर बन तो सॉल्ट और वाटर ही रहा है। तो इस केस में ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, इस केस में ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बात क्या हुई? बात ये हुई कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स बेचारे बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ खुराफाती होते हैं, लाइक आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, लाइक Al2O3, ठीक है, जो कि आपका जो है वो मेटल्स एसिड्स और बेसिस दोनों से रिएक्ट करते हैं। ये बात हो गई हमारी, अरे क्या बात है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? हमने अभी तक मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली,
मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देख लिया। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ कैसे रिएक्शन होता है। पहली बात तो यह है कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी हम मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने मेटल्स की बात कर ली, मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है, मेटल ऑक्साइड बना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों ही मेटल ऑक्साइड की बात चल रही है, ठीक। पानी के साथ रिएक्शन की बात करते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक, ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होकर एल्कली बना दे। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड जरूर होते हैं जो कि पानी में घुल मिल के एल्कली बनाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, हमने बात की थी ना, दीज आर व्हाट, एल्कली मेटल्स, बात की थी कि नहीं की थी, बस उससे ही इसको रिलेट कर लेना, कि भैया मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बेसिक होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि पानी में घुल के एल्कली बना दे, ठीक, एल्कली बना दे। तो यार ये एक पॉइंट है कि देखो क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कुछ होते हैं लाइक सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड जो कि पानी में घुल के क्या बना देते हैं, एल्कली बना देते हैं। जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, एल्कली बना दिया, ठीक है, नाइस। तो ये बात हो गई हमारी। ध्यान रखना कि दोनों चीजें जो है मेटल ऑक्साइड्स को लेकर चल रही थी, राइट, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत मजा आएगा तुमको ये देख के, ठीक है। मेटल्स मैं कब से ये बताना चाह रहा था पर मैंने बताया नहीं, ठीक है, देखना ध्यान से। चलो ये देखो एक बार, है ना, ये देखो, हाँ, metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open। ये तो एक चीज है ही कि अगर ओपन में उसको रखेंगे तो फायर कैच कर लेंगे। लेकिन देखो क्या हो रहा है ना कि ये पानी है, पानी में ये सोडियम डाला जा रहा है, ठीक है, तो कितनी फटाक से उसने फायर कैच कर लिया। इतने रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही डाला, ये जैसे ही यहाँ पर डाला, फटाक से फायर कैच कर लिया, ठीक। सो दिस इज व्हाई इट इज सेड कि सोडियम और पोटेशियम, है ना, हम लोग आगे रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, है ना, नाइस। इसीलिए उन्हें केरोसिन के अंदर इमर्ज रखा जाता है। देखो, हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हटाया जाता है उनका, ठीक है, उनको केरोसिन में इमर्ज रखेंगे तो भाई उनका बाहर, मतलब वो ओपन में नहीं रहेंगे, फिर इसके बाद, है ना, ओपन में नहीं रहेंगे तो वो विगरसली ऐसे फायर वायर कैच नहीं करेंगे, एक्सीडेंटल फायर्स प्रिवेंट करने के लिए। यानी कि मान लो कि एकदम से कभी गलती से बहुत सारा सोडियम रखा है और एकदम से फायर कैच कर ली उसने, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना सा सोडियम का पीस है लेकिन फायर देखो कितनी कैच की, ठीक है, नाइस। ये पॉइंट्स हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स द सर्फेसेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विथ द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। हमने देखा है ना, पहले इसमें देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, एक लेयर जम जाती है व्हाइट कलर की, उसको निकालना पड़ता है, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए। वो कैसे वो मतलब देखो कि मान लो कि आपका ये मेटल का सरफेस है ना, ये आपका मेटल का सरफेस है और इस पर जो है वो मेटल ऑक्साइड की एक लेयर जम चुकी है, ठीक। जब एक मेटल ऑक्साइड की लेयर जम चुकी है तो अब कैसे कांटेक्ट हो पाएगा, जब ऑलरेडी एक लेयर है तो ये मेटल है, ये पूरी लेयर है, तो अब सोचो कि कैसे कांटेक्ट हो पाएगा बाहर से, नहीं हो पाएगा ना। जब नहीं हो पाएगा तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स भाई मैग्नीशियम, जो कि जिनके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, ठीक, उनका फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो बंद हो जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी एक लेयर जम चुकी है, ठीक। तो आप जैसे कि मान लो आपने एक जैकेट, आप अभी ऐसे, मैं ऐसा खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने अगर एक जैकेट पहन लिया तो मेरी स्किन तो छुप गई ना। तो अगर मान लो बाहर से अगर कोई मान लो कि कोई ठंडा आइस क्यूब डालता है, मान लो कोई ऐसा अच्छा सा जैकेट है, ठीक है, तो कोई आइस क्यूब डालता है ना, इन जनरल समझ लो, ऐसा जैकेट मान लो, चलो रेनकोट मान लो, चलो हाँ रेनकोट मान लो, रेनकोट है, आपने कोई किसने आइस क्यूब डाला तो आपको वो ठंडा फील नहीं होगा नीचे, ठीक, क्योंकि बाहर आपका क्या है, रेनकोट है, तो आपकी स्किन जो है, पानी ही देख लो, भाई पानी गिरता है लेकिन हमारी जो स्किन है वो गीली नहीं होती। हाँ बहुत तेज बारिश तो हो जाती है, वो छोड़ो, पर रेनकोट का काम क्या है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना। वैसे ही क्या करता है कि ये जो मैग्नीशियम, मतलब ये जो ऑक्साइड की लेयर जम जाती है ना, ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, ठीक। आपको उसको है ना, उसको एक लेयर की तरह समझो, जैसे हम रेनकोट पहनते हैं ना, वैसे उसको समझ लो, ठीक। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया पर छोड़ो। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में एक आयरन रॉड है, अगर उसको हम लोग ऐसे आग के ऊपर लेकर खड़े हो गए तो क्या वो जलने लग जाती है?
नहीं होता, बहुत समय लगेगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम थक जाओगे, तुम हट जाओगे वहाँ से, ठीक। लेकिन अगर आयरन की फिलिंग्स हैं, ऐसी छोटी छोटी आयरन की फिलिंग्स हैं, अगर उन्हें डाला जाए ना तो विगरसली बर्न करती है, ठीक। ये एक फैक्ट है ना। वेरी गुड। दूसरी तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। नाइस। अब एक और चीज, ये तो कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर हैं, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ना रिएक्टिविटी सीरीज जो आपकी होती है ना, मुझे एक बात बताओ, मैंने ये बोला था कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, तो एक सीधी सी बात है कि सोडियम और पोटेशियम आपके रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते होंगे। क्यों? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो सबसे ऊपर, राइट। सिल्वर और गोल्ड ये इवन ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स में इतने ढीले हैं कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही नहीं, और अगर करते ही नहीं है तो ये कैसे होंगे? लीस्ट रिएक्टिव होंगे, ठीक। तो ये नीचे कहीं तो भी आते होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। हाँ, आपकी आधी रिएक्टिविटी सीरीज यहीं पर क्लियर हो चुकी है, आगे और समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। अब हम बात करते हैं मेटल और पानी की। अभी तक हम मेटल ऑक्साइड किए जा रहे थे, अब हम मेटल और पानी की बात करेंगे, ठीक। नाइस। तो देखो क्या होता है, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है ना तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल है, पानी से रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, प्लस H2 गैस निकलती है, ठीक है, प्लस आपका हाइड्रोजन है, प्लस H2 है, ठीक। अब सोचो कि मेटल पानी में है, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड बन चुका है, ठीक। तो वो जो मेटल ऑक्साइड बना है तो पानी में ही है ना, वो तो कहीं और बाहर तो नहीं है, बना तो पानी में ही है, ठीक है। अब वो मेटल ऑक्साइड फर्दर उसी पानी से रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। समझ रहे हो बात को? भाई सबसे पहले मेटल जो है वो पानी में गया, ठीक, बना मेटल ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन। इसके बाद ये जो मेटल ऑक्साइड है ये फर्दर, ठीक, ये फर्दर जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वेरी गुड, ओके, समझ रहे हो बात को? नाइस। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। ये देखो आया, मैंने अभी दिखाया था ना तुमको। मतलब अभी मैं जो तुमको समझाने वाला हूँ ना ये बहुत मज़ेदार है और तुमको बहुत मज़ा आएगा समझ के, बहुत अच्छी स्टोरी से समझाऊंगा। उसको समझाने से पहले मुझे आपको सिखानी है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को समझना बहुत आसान है, ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज इस तरीके से डिजाइन है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो सबसे ऊपर है, जो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो सबसे नीचे है, ठीक। तो क्या भैया ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? हाँ। अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर से नीचे आओगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे कि पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ऐसा है कि भाई जो जितना ज्यादा रिएक्टिव वो उतना ऊपर है, ठीक। वेरी गुड। अब देखो यार, ऐसा होता है ना कि आपका जो सोडियम है, आपका जो पोटेशियम है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं, ठीक। मतलब ये एक्सट्रीमली भूखे हैं, ये समझो, ठीक। ये एक्सट्रीमली भूखे हैं। अगर आप इनको खाने के लिए कुछ भी दे दोगे ये खा लेंगे, ठीक। अगर आप खाने के लिए कुछ भी दे दोगे खा लेंगे क्योंकि बहुत भूखे हैं, ठीक, समझ, बहुत भूखे हैं, राइट। बहुत काम करके ऐसा मान लो, बहुत भूखे हैं, है ना, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम इवन ठंडे पानी के साथ भी बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, ठीक, इवन विथ कोल्ड वाटर। नो, इट इज नॉट अ सॉन्ग, ओके, नॉट कोल्ड वाटर, दिस इज कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, ठीक, नॉट ठंडी हवा, इट इज ठंडा पानी तो कोल्ड वाटर, ओके। सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव हैं कि ये इवन ठंडे पानी से भी रिएक्ट करके बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था ना वो जिसमें GIF में जो तुम बोलते हो, ठीक, वो इतने जरा सा सोडियम का पीस था लेकिन कितनी विगरसली बर्न कर रहा था। तो ये चीजें हैं, है ना। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवोल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी विगरस रिएक्शन है कि जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेगा, इमीडिएटली। देखो ये देखो, देखो पोटेशियम है, H2O के साथ रिएक्ट किया, KOH बना, H2 बना और हीट एनर्जी बनी, बहुत सारी हीट एनर्जी बनी, ठीक, बहुत बढ़िया। तो आपका जो हाइड्रोजन है ना, ये इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, हमें समझना ये है। रिएक्शन तो आसान है भाई, रिएक्शन में क्या है, पोटेशियम है, H2O से रिएक्ट करा, क्या बनाया, KOH बना दिया, हो गया। यही हम देख के आए थे अभी, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक। ये स्टेप डायरेक्टली नहीं हो रही होती, ये एक स्टेप होके हो रही होती, पर ठीक है, हम ये समझ लेते हैं, है ना।
नाइस, हमको यही समझना है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना है हमको, क्योंकि है ही नहीं हमारे सिलेबस में इतना। ठीक, पोटेशियम ने रिएक्ट किया पानी के साथ में, KOH बना, H2 बना, हीट एनर्जी बनी बहुत सारी। क्यों? क्योंकि विगरसली रिएक्ट करने वाले, ठंडा पानी है। फिर भी सोडियम के साथ भी सेम काम है, सोडियम था, H2O, NaOH बना, H2 बना, बहुत सारी हीट एनर्जी बनी। कारण क्या है? कारण ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर आते हैं, बहुत रिएक्टिव है। ठीक, आई गेस हम लोगों को अभी आगे बढ़ना चाहिए। अब देखो, हाँ मैंने यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। अभी हमने पोटेशियम की बात कर ली, सोडियम की बात कर ली, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर थे, राइट। जब ये सबसे ऊपर थे तो इनकी भूख भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी भूख कम होती जाएगी। अब सोचो, कैल्शियम जो है और मैग्नीशियम जो है, ये सोडियम और पोटेशियम से थोड़ा सा कम भूखा होगा, है ना। नाइस, तो इनके नखरे भी ज़्यादा है, इनके नखरे भी ज़्यादा है। क्या नखरे हैं? अच्छा पहले ये देख लेते हैं। हाँ चलो, ये रहा, इनके नखरे भी ज़्यादा है। ठीक, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक, ऐसा होता है कि जो आपका कैल्शियम है, ठीक है, जो आपका कैल्शियम है वो जो पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है वो इतनी ज्यादा वायलेंट नहीं है जितनी पोटेशियम और सोडियम के केस में थी। इसीलिए जो हाइड्रोजन आपका इवॉल्व हुआ, ठीक, और जो हीट रिलीज हुई वो हीट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन में आग लगा सके। ठीक है, तो वायलेंट तो ये भी रिएक्शन है क्योंकि ये भी बहुत रिएक्टिव है कैल्शियम, लेकिन इतनी ज्यादा वायलेंट नहीं है जितनी सोडियम और पोटेशियम की थी। ठीक है, इसलिए जो हाइड्रोजन निकला है, हीट तो निकलेगी पर इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इसमें आग लगा दे, है ना। नाइस, ओके, तो कैल्शियम तक हमने बात कर ली है ना, कैल्शियम तक हमने बात कर ली है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो कैल्शियम है उसका जो पानी के साथ रिएक्शन है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं है। अब भाई हमने बात कर ली पोटेशियम की, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर था, फिर हमने बात कर ली सोडियम की, उससे नीचे था, फिर हमने बात कर ली कैल्शियम की। इन दोनों के केस में सेम चीज़ें थी। इसके केस में हमने देखा कि करता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये फायर कैच करवा दे हाइड्रोजन को, हीट निकली हुई। अब बात करेंगे मैग्नीशियम की, राइट। कैल्शियम के नीचे आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के अभी देखा हमने, कैल्शियम के नखरे और बड़े हुए थे। कैल्शियम ने बोला कि यार जाओ, जो हाइड्रोजन निकला उसमें मैं आग नहीं लगाने वाला, मेरी हीट एनर्जी इतनी है ही नहीं। ठीक, अब मैग्नीशियम पे आते हैं, इसके और नखरे, जैसे जैसे नीचे आओगे ना नखरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम बोला कि मैग्नीशियम मतलब मैं हूं मैग्नीशियम, ठीक, मैं ठंडे पानी से रिएक्ट करूंगा ही नहीं। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये देखो, मैग्नीशियम के नखरे ज़्यादा है, नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो बोला कि मैं ना ठंडे पानी से रिएक्ट करूंगा ही नहीं, मुझे हॉट वाटर ला के दो। तो इसके लिए हॉट वाटर लाना पड़ता है। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट है। ये चीज़ ध्यान रखना कि हमने इन दोनों को तो ठंडे पानी से भी रिएक्ट करवा दिया, हमने कैल्शियम के केस में भी देख लिया, चलो, पर मैग्नीशियम के केस में क्या है, मैग्नीशियम बोल रहा है हमको कि हमें चाहिए ठंडा पानी, मुझे चाहिए गर्म पानी। ठीक है, नाइस, तो इसके लिए गर्म पानी लाना पड़ता है। ऐसा इसके साथ साथ एक और चीज़ बताता हूँ जो मैं अभी पहले बताना भूल गया, कि कैल्शियम जो होता है ना, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है और जो आपका H2 गैस बनता है, ठीक, तो जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं ना, वो उस कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, सारे बबल्स स्टिक हो गए तो ये ऊपर चले जाएगा। अगर मान लो आपने बहुत सारे बलून्स लिए हैं, उसके ऊपर कुछ रखा है, तो बलून्स के साथ साथ वो भी ऊपर चले जाएगा। वैसे ही नीचे अगर बहुत सारे बबल्स हैं और ऊपर कैल्शियम है तो वो भी ऊपर चले जाएगा, राइट। वेरी गुड। तो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, नाइस। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही फ्लोट करने लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, अब हमने बात कर ली भाई पोटेशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की। अब उससे नीचे अगर जाएंगे तो नखरे और बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे। तो पीछे देखो, अब हम बात करेंगे, हमने मैग्नीशियम से बात कर ली, अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की। ठीक है, हम बात करेंगे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की। तो ये देखो, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ना ये ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे ना ये गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे। इनके और नखरे, तुम स्टीम लेकर आओ इनके लिए। क्या लेकर आओ? स्टीम लेकर आओ, है ना। मतलब ना तो ये ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे हैं ना ये गर्म पानी से रिएक्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि तुम स्टीम लेकर आओ तो ही हम रिएक्ट करेंगे, तो इनके लिए स्टीम लानी पड़ती है। ठीक है, वेरी गुड। दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये देखो, एल्यूमिनियम है, H2O है, ठीक, क्या बन रहा है, Al2O3 बन रहा है और H2 गैस बन रही है। ठीक है, वेरी गुड। क्या क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हुआ, H2O, Al2O3 बन रहा है और H2 बन रहा है। ठीक है, वेरी गुड।
समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, वेरी गुड। स्टेप यहीं पर रुक जा रही है, एक चीज नोटिस करो, स्टेप यहीं पर रुक जा रही है। यहां पर हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहां पर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहां पर ऑक्साइड बन रहा है। समझ रहे हो बात को, वेरी गुड, ठीक। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, ये तो बहुत ईजी है कि मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन। क्या होता है, मेटल का रिएक्शन होता है एक डाइल्यूट एसिड से, बनता है सॉल्ट और निकलती है H2 गैस। ये मैं 1000 बार समझा चुका हूं, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि जनरली कोई बताता नहीं, हम पढ़ते नहीं है। क्या एक्सेप्शंस हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि अगर एक मेटल है और अगर एक एसिड है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो बनेगा सॉल्ट और H2 गैस। लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके केस में ये नहीं होता, ठीक। फॉर एग्जाम्पल HNO3, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HNO3, ठीक है, HNO3। समझ रहे हो बात को, वेरी गुड। जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड ना एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है भाई, खुद तो रिड्यूस होता है लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक। खुद तो रिड्यूस होता है लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, क्या होता है ना कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस नहीं बनती। भाई कायदे से देखें तो अगर एक एसिड एक मेटल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक, तो H2 गैस निकलनी चाहिए। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती, इसलिए नहीं निकलती क्योंकि जो H2 गैस निकलने वाली होती है ना, ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है कि उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। बड़ा ही शातिर। भाई क्या होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड है, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2 गैस बननी चाहिए। लेकिन ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये क्या करता है कि जो H2 गैस बन रही होती है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, टू वाटर। H2 को ऑक्सीडाइज करके ये पानी में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। और खुद जो है वो किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है। भाई N2O हो गया, NO हो गया, ठीक, NO2 हो गया, है ना। तो इसीलिए इस केस में जो है वो आपका ये एक्सेप्शन वाला केस है, ठीक। ऑल राइट। सो जब आपका मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2 बनता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है विच इज योर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के केस में H2 नहीं बनता, ठीक है, H2O बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, बड़ा ही दानवीर बन के H2 को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक, इन दीज फॉर्म्स, एनी ऑफ दीज फॉर्म्स, ठीक। लेकिन H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है तो पानी बन जाता है, तो H2 बनने का सवाल ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है पर ये अपने आप में एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था कि अगर तुम्हारा जो है तुम अगर HNO3 से रिएक्ट करवा रहे हो तो H2 नहीं बनेगा। इसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 से, बहुत ही डाइल्यूट HNO3 से, ठीक, कि अगर आपका मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज इन दोनों में से कोई रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 से, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 से, तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में H2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये थी कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और H2 बनाएंगे। एक एक्सेप्शन निकला नाइट्रिक एसिड का, क्यों, क्योंकि वो जो है H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन अगर मेटल मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज है तो उस केस में H2 जो है वो इवॉल्व होगी, ठीक, वेरी गुड, ठीक है, नाइस। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मतलब यही है, तुम्हें पहले भी देखा होगा, अभी भी देख रहे हो, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये ना एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन देख रहे हो ब्लू कलर का, दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके अंदर एक आयरन नेल लटका दी है, ये पूरा एपरेटस सेटअप किया गया, यहाँ पर एक आयरन नेल लटका दी, ठीक। आयरन नेल मतलब Fe, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एक बेसिक तो स्टार्टिंग से पढ़ रखा है कि अगर एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, राइट, ये पढ़ रखा है। अच्छा, पीछे आओ, मैं तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज दिखाता हूं, ठीक है। ये रही रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हम बात कर रहे हैं CuSO4 की, मतलब कि Cu कॉपर, है ना, और हम बात कर रहे हैं Fe की, हम बात कर रहे हैं Fe की। ध्यान से देखो कि Cu आपका जो कॉपर है वो Fe के नीचे है, यानी कि Fe से कम रिएक्टिव है। तो क्या जो आपका आयरन है वो इस Cu को, इस कॉपर को इसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर लेगा? हाँ, कर लेगा, क्योंकि आयरन इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, ये देखो
क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ना ये कलर फेड अवे हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर तुम देख सकते हो ये कॉपर वायर, मतलब ये ऐसा हो गया है कि कॉपर निकल कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि उड़ जाएगा, है ना, राइस। तो यहाँ पर अब ये आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन चुका है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, Fe प्लस CuSO4, पहले Fe अनजान था, है ना, क्यों? क्योंकि आयरन नहीं लटकी हुई थी इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, लेकिन आयरन को अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी ताकत के बारे में पता चला, और आयरन ने क्या किया कि Cu को, ठीक है, उसके ही सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये बन गया FeSO4 प्लस, एक मिनट, FeSO4 प्लस Cu, है कि नहीं? बन गया, क्या बन गया? FeSO4 प्लस Cu बन गया। वो होता है ना, एक ज़्यादा शक्तिशाली राजा एक कम शक्तिशाली राजा को उसके साम्राज्य में से डिस्प्लेस कर लेता है, वही चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो हुआ क्या भाई, मेटल A, ठीक, मेटल A, एक मेटल A जब सॉल्ट सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूँ पहले फिर समझाता हूँ, मतलब कि जब एक मेटल जैसे कि आयरन क्या था कि दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में था, तो उसे जल्द ही रियलाइज हुआ कि वो बहुत शक्तिशाली है, और इसने उस मेटल को उस सॉल्यूशन में से हटा दिया और खुद जाके वहां पर बैठ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीजें यहाँ पर हुई हैं, है ना। जब आयरन नेल को बाहर निकाला गया तो वो कुछ ऐसा था। अब इसका कारण तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था। वेरी लॉजिकल, वेरी इजी टू आंसर क्वेश्चन, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज की हमने बात तो कर ही ली है, अलग से पढ़ने की जरूरत अभी पड़ती नहीं हमको। क्यों? क्योंकि हमने बात कर ली कि भैया यहाँ पर जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव, जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव। तुम देखो सिल्वर, गोल्ड, हमने बात की थी ना कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो इवन रूम टेम्परेचर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इतने ढीले हैं, इतने आलसी हैं कि ये लीस्ट रिएक्टिव है ना, बहुत कम रिएक्टिव है ना, तो ये रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। तो पोटेशियम बहुत रिएक्टिव, सोडियम भी बहुत रिएक्टिव। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे रिएक्टिविटी जो है वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, ठीक है। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ था पर जबरदस्ती लिख दिया मैंने एक और बार, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये आपकी बात हो गई है सारी मेटल्स को लेकर, रिएक्टिविटी को लेकर, हर एक चीज को लेकर। अब हम बात करते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबको यार ये बेसिक तो पता ही है कि ये आपका मतलब ये आपका टाइप ऑफ एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये आपका एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर सबको पता है क्या होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है, ठीक। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो हम उसको कैसे लिखते हैं? उसका EC, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 1। तो ये हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और चीज कि भाई जितनी प्लेसेस हैं, यहाँ पर कितनी प्लेसेस हैं? 1, 2 और 3। जितनी प्लेसेस हैं उतने शेल्स हैं। तो ये देखो सोडियम है, सोडियम में कितने शेल्स हैं? 1, 2, 3, ठीक है, वेरी गुड। ये देख भी सकते हो, तुम देख भी सकते हो, ये देखो सोडियम है, कितने शेल्स है? KLM, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारी ओवरऑल बात हो गई। अब सोचो हर एक एलिमेंट को अपने जीवन में क्या चाहिए? नोबल गैसेस को छोड़ के मेटल्स को देखो, नॉन मेटल्स को देखो, हर एक एलिमेंट को अपने जीवन में क्या चाहिए? ये भी तुमको पता होगा कि वो स्टेबल बन जाए। हर एक इंसान को भी अपने लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए होती है, राइट। तो वैसे इनको भी चाहिए कि ये ना अपने लाइफ में स्टेबल बन जाए। ये स्टेबल कैसे बन सकते हैं? बाय अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, बाय अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर तुम देखते हो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। अगर सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है, ये इसका सबसे बाहर वाला शेल हो गया, ठीक है। ये देखो सबसे बाहर वाले शेल में सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? 2,8। ये 1 तो चले जाएगा, 2,8, ठीक। और 2,8 क्या है? एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये देखो 2,8 नियॉन है ना, नियॉन क्या है? नोबल गैस। सोडियम को क्या चाहिए? किसी भी एलिमेंट को क्या चाहिए कि वो उसके पास में सबसे क्लोज जो नोबल गैस है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले ताकि वो स्टेबल बन जाए। अगर सोडियम ऐसा करता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे, ठीक, तो क्या होगा? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 2,8। और अगर ऐसा होता है तो उस केस में ये अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, ठीक है, वेरी गुड। ये बात हमने कर ली मेटल्स की। मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के मूड में होते हैं। देखो ये अगेन एक और एग्जांपल बता दो मैग्नीशियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2। अब ऑप्शन क्या क्या है?
या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 2,8,8 बन जाए, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आउटर मोस्ट शेल में से 2,8 बन जाए। बहुत आसान है ये समझना कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अगर ये 2,8,8 बनता है तो कौन सा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करेगा? आर्गन का। लेकिन यार जब इसके पास में ऑप्शन है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये 2,8 बन जाए तो वही इजीली होगा ना, वही इजीली होगा, राइट? वेरी गुड। तो इसीलिए एक चीज समझो कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स और डालना बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी लगेगी, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज हो जाएंगे, है कि नहीं? नाइस। ये बात होगी मेटल्स की। मेटल्स जनरली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के मूड में रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,6। अब देखो अब मजा आएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है, ठीक। इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर चाहिए तो इसको बनना पड़ेगा 2,8, तब जाके ये नियोन के बराबर बन जाएगा, तो इसका काम हो जाएगा, ठीक है। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके 2 बन सकता है और हीलियम वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है, क्योंकि दोनों ही नोबल गैसेस है ना, ठीक है। क्या आसान होगा मुझे बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, ठीक, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, ठीक है। तो मेटल्स की हमने टेंडेंसी देखी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। नॉन मेटल्स की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। अब सोचो भैया, आपने ये बोल दिया कि जैसे सोडियम था, मेटल था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 था, तो ये 1 लूज कर देगा, लेकिन इसको लेगा कौन? भाई अगर हमें कोई फोन बेचना है, अगर हमें घर से लैपटॉप बेचना है, कार बेचनी है, तो कोई खरीदने वाला चाहिए। हम तो बेचने के लिए रेडी है फोन, पर कोई खरीदने वाला तो चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी कोई खरीदने वाला चाहिए ना, कोई ऐसा चाहिए जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अभी हम देख के आए कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि कोई दो हमको, मेटल्स चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ले लो। तो भाई जब कस्टमर और जब सेलर दोनों सामने हैं तो चिंता की क्या बात? अभी देखो मैं बताता हूं कैसे होगा ये ना NaCl बना के देखते हैं हम लोग, ठीक है। NaCl, ठीक, NaCl कैसे बनता है? आयनिक कंपाउंड बनेगा NaCl, बताता हूं कैसे बनेगा। सोचो जरा, NaCl के 2 पार्ट करो, Na और Cl। Na क्या है? Na है मेटल, Cl क्या है? नॉन मेटल। और अब आपको समझ में आएगा कि ये जोड़ी कैसे बनती है, ये प्यारी सी जोड़ी जो है वो कैसे बनती है, ठीक है। वेरी गुड। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम क्या है? मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मीटिंग कर रहे थे। सोडियम ने क्लोरीन को बोला, सुन यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर तूने इलेक्ट्रॉन ले लिया ना तो कसम से कह रहा हूं मेरा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। क्लोरीन ने बोला, यार मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 2,8, मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो देख लो 2 + 8 10, 10 + 7 17, ठीक। एक चीज देखो, सोडियम ने बोला यार अगर कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेना एक तो मैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूंगा। क्लोरीन ने बोला मेरे साथ भी यही है कि अगर मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है, कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2,8,8 बन जाएगा, तो भाई मैं भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूंगा। नियरेस्ट नोबल गैस अचीव करो भाई, जिसके पास जो है वो अचीव करो, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन चल रही है, ठीक है, तो वैक्सीनेशन तो हर जगह चल रही है, तो जिसके पास में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो वहां पर जाएगा, राइट। वैसे यहां पर भाई जिसके पास में जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा ना, है कि नहीं? वेरी गुड। अब अगर मेरे घर के पास में कोई बुक्स की स्टोर है तो मैं वहां जाऊंगा कि मैं 10 किलोमीटर दूर जाऊंगा। मान लो कि दोनों बुक स्टोर सेम है तो मैं पास में जाऊंगा ना, मैं क्यों जबरदस्ती दूर जाऊंगा? वैसे ये भी बोलेगा कि यार 1 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, अगर दे दोगे तो मैं नियरेस्ट अचीव कर लूंगा। तो इन दोनों के आपस में बनती है जोड़ी। कैसे? कि ये सोडियम क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, ये बोलता है कि काम कर मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया, ठीक, तो ये बन गया 2,8, ठीक। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन गया 2,8, तो प्लस आगे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पहले सोडियम था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपने में से लूज कर दिया और Na पॉजिटिव बन गया है, ठीक है। तो पहले 2,8,1 था, अब ये 2,8 बन गया। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। वही 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि क्लोरीन जो है वो गेन करता है। ये क्लोरीन मेटल है, सॉरी क्लोरीन नॉन मेटल है आपका,
ये आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बन जाता है Cl नेगेटिव। ठीक है, क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई एलिमेंट मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव का साइन लग जाता है, जब कोई लूज करता है तो पॉजिटिव का साइन लग जाता है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी जोड़ी थी। देखो अब ना हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनता है वो ध्यान से देखना। आपको कुछ नहीं करना है, एलिमेंट का नाम लिखना है और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये उसको मार्क कर देना है। जैसे कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 है, तो मैं यहां पर एक डॉट बना दूंगा, सिर्फ एक डॉट। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं, Cl। भाई Cl का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 हैं। तो मैं यहां पर 7 मार्किंग करूंगा। यहां पर अगर मैंने डॉट यूज किया तो यहां पर मैं क्रॉस यूज करता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 7। ठीक है, वेरी गुड। सोडियम को ये एक लूज करना है, क्लोरीन को एक गेन करना है, तो क्या होता है कि ये इसके पास चले जाता है। समझ गए बात को? ये इसके पास चले जाता है, काम खत्म। ठीक है, काम खत्म। ये देखो, ये बन गया Na पॉजिटिव और ये बन गई बन गया Cl नेगेटिव। ठीक है, नाइस। ये देख रहे हैं यहाँ पर सब क्रॉस है लेकिन ये एक डॉट है। ये एक डॉट क्यों है? क्योंकि इस सोडियम ने उसको वो एक इलेक्ट्रॉन दिया है। समझ गए? बहुत आसान था। ठीक, वेरी इजी। तो क्या समरी निकलती है कि भाई मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, गिव अवे करने की। ठीक है, नॉन मेटल्स की होती है कि भाई हमको दे दो इलेक्ट्रॉन्स, हमको चाहिए। दोनों आपस में मिले, इसने बोला कि ले इलेक्ट्रॉन्स ले ले, उसने बोला कि ला दे दे। ठीक, इस सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन जो है वो देना था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेना था, तो भाई इनकी दोस्ती हो गई। ठीक, तो ऐसे बन गया आपका NaCl। आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात करते हैं आपके मैग्नीशियम क्लोराइड की, MgCl की। ठीक है, देखो मैग्नीशियम की बात करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,2। अब मैग्नीशियम ने बोला कि यार मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता हूँ। हमको MgCl बनाना, ध्यान रखना, Mg और Cl का कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लोरीन बोलता है कि मेरी बात सुन भाई, मैं तो एक क्लोरीन हूं ही। ठीक, मैं तो एक क्लोरीन हूं ही, मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन मेरा एक और दोस्त है मेरे जैसा ही है, मतलब मेरा ही रेप्लिका है क्लोरीन, उसका नाम भी क्लोरीन है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या बोलता है कि यार अगर तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक काम कर, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मैं भी क्लोरीन हूं, और एक मेरे दोस्त को दे दे, वो भी क्लोरीन है। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है। ठीक है, ये देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये रहा Mg, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,2। मुझे एक बात बताओ, बाहर हम मतलब यहां पर कितनी मार्किंग करेंगे? 2 करेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने एक यहां पर कर दिया और एक यहां पर कर दिया, हो गया, वेरी गुड। अब ये पहला क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, ये पहला क्लोरीन। ठीक है, इसने बोला कि ला मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसने इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि इसे तो अपने 2 देने थे, इसने एक इसको दे दिया। फिर ये बोला कि रुक जा, मेरा दोस्त भी आ रहा है, ये इसका दोस्त आया, दोस्त भी सेम, बिल्कुल सेम क्लोरीन ही है भाई, ये समझो क्लोरीन ही है वो। ठीक है, 7, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गया, इस क्लोरीन का भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया और इस Mg का भी काम हो गया। तो आपको एक Mg के लिए कितने क्लोरीन लगे? 2 क्लोरीन लगे, तो ये बन गया आपका MgCl2। समझ रहे हो बात को? ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसको अगर आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? Mg, अब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिए, तो बन गया Mg2 पॉजिटिव। आया ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो अब ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, कैटायन है, मैग्नीशियम कैटायन ही रहा। अच्छा, ये जो Mg2 प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। इसका क्या था? 2,8,2 था। अब बात करते हैं क्लोरीन की, 2,8,7 था इसका, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया Cl नेगेटिव। आगे तुम 2 लगा सकते हो, क्यों लगा सकते हो? क्योंकि हमने 2 क्लोरीन लिए हैं। ठीक है, हमने 2 क्लोरीन लिए हैं। ठीक, वेरी गुड। तो आपका क्लोराइड का एनायन बन गया। ओके, अब यार ये जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, इजी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल नेचर की बात करेंगे अगर हम, तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। देखो यार क्या होता है ना कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो बहुत स्ट्रांग होता है। अब अगर बहुत स्ट्रांग होता है तो ये समवॉट हार्ड होते हैं, क्योंकि सोचो अगर अंदर का जो बिल्कुल अंदर जो है जो आयंस और आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, अगर उनका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है तो जो आपका आयनिक कंपाउंड होगा ना वो समवॉट सॉलिड होगा। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये जनरली ब्रिटल भी होते हैं, तो अगर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये टूट जाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। आप बताओ मुझे, अगर मैंने आपको ये बोला कि इनका जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इनके आयंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है इनको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा। भाई अगर इनका इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा वीक सा होता तो थोड़े से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा है तो ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। वेरी गुड। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरएनिक अट्रैक्शन। इंटरएनिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। राइट, आगे बढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। जनरली क्या होता है ना, ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन केरोसिन वगैरह के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। उसका कारण मैं बताता हूं आगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस, ठीक, which move to the opposite electrodes। मतलब ये सोचो, इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्यों? क्योंकि आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, सबको पता है आयंस होते हैं तो कंडक्ट होगी। ठीक, तो क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड जो पानी में होता है आपका, मतलब एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन इन वाटर कंटेन्स आयंस, आयंस होंगे। अब आयंस होंगे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होनी है। ये पूरा पैराग्राफ आपको यही चीज बताता है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स सिर्फ मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर कम ओवर ड्यू टू द हीट। देखो, जब हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबके बीच में, लेकिन जब हीट किया गया उसको, जब उस सॉलिड को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो जो उनके बीच का आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना वो थोड़ा थोड़ा वीक हो गया, कम हो गया। ठीक, अब वो इंडिविजुअल आयंस की तरह है। ठीक है, और इसी कारण सिर्फ मोल्टन स्टेट के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में ही जो आपके आयंस हैं, ठीक, जो उनके बीच का अट्रैक्शन है वो कम हुआ है। अगर उनके बीच का बहुत अट्रैक्शन है तो कैसे कंडक्ट होगी? जब फ्री होंगे तभी कंडक्ट होगी ना। और वो फ्री क्यों हुए? क्योंकि आपने उसको हीट किया तो वो मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, पिघले हुए स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वेरी गुड। Thus the ions move freely and conduct electricity। भाई सॉलिड स्टेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैसे कंडक्ट होगा? मोल्टन स्टेट है, आयंस फ्री हो चुके हैं, अब उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैसे कम हो चुका है क्योंकि हमने हीट सप्लाई की। ठीक है, तो उसी कारण क्या हुआ कि उनका जो वो अब फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। एक और चीज़ है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं पानी के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। अब ये आप 11th-12th में ज़्यादा पढ़ोगे, पर एक चीज़ समझो, इसका एक कारण है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स इजीली सॉल्युबल इन एनी लिक्विड दैट इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द आयनिक बॉन्ड इन देम। ठीक, भाई जो लिक्विड उनके बीच का आयनिक बॉन्ड तोड़ देगा वो उसमें घुल मिल जाएंगे। जो नहीं तोड़ पाए वो कैसे? बताओ मेरे को। ठीक, मान लो अगर कोई इंसान है, इसको थोड़ा नेगेटिवली समझो। ठीक है, अगर दो दोस्त थे बंटी और मोंटी, और तीसरा व्यक्ति आता है ना, तीसरा व्यक्ति आता है और क्या करता है कि वो इतना इन दोनों के मन में जहर बढ़ता है कि इनकी दोस्ती टूट जाती है, वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इनकी बीच की दोस्ती नहीं तोड़ पाता तो वो अनसक्सेसफुल रहा। वैसे ही ऐसा कोई लिक्विड जो इनके बीच का जो आयनिक कंपाउंड का जो आपका बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड है, वो तोड़ दे, उसमें ये घुल मिल जाएगा। नहीं तोड़ पाए तो नहीं घुलेगा। पानी जो है, पानी क्या करता है ना कि इनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तोड़ देता है। ये बाद में पढ़ोगे, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना, अभी का ये टॉपिक नहीं है। वैसे ये क्या करता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनके बीच का बॉन्ड तोड़ देता है, तो इसलिए पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, लेकिन भैया फिर केरोसिन और ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि केरोसिन या फिर ऐसा कोई अदर आपका जो सॉल्वेंट है, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक, वो कैपेबल नहीं होता। जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, वो इनके बीच का आयनिक बॉन्ड तोड़ने का कैपेबल नहीं होता है, इसी कारण ऐसा होता है। ठीक, हेंस कैन नॉट डिसॉल्व देम। हमने क्या सीखा यहाँ पर? ज़्यादा नहीं सीखना है हमको, क्योंकि हम वो बाद में सीखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो गया नहीं तो। सबसे पहली बात तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग द आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, एक चीज समझो कि उसमें घुलेंगे मिलेंगे जो इनका आयनिक बॉन्ड तोड़ दे। पानी तोड़ पा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, केरोसिन और पेट्रोल नहीं तोड़ पा रहे हैं। ठीक,
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की अगर हमने बात की थी तो इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट कर पाएगा जब ये अपने मोल्टन स्टेट में है। क्यों? मोल्टन स्टेट में क्या होगा कि जो आयंस होंगे, जो इंटरलाइनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा, तो आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर सॉलिड स्टेट में है तो भाई आयंस तो ऐसे मतलब इंटरलाइनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा जब आयंस ही फ्री नहीं है तो। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस अमेजिंग सेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पूरा चैप्टर हमने कर लिया है जो भी आपका आने वाला है। इसी के साथ साथ आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, नोट्स पढ़ने हैं एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, सो विद दैट बीइंग सेड आई होप कि आपको मजा आया होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको मजा आया तो। शेयर इट विद योर फ्रेंड, जितना आप शेयर करोगे उतना ये पहुंचेगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज वी आर क्लोज टू 50,000 एंड आपका ये जो प्यार है वही हमको मोटिवेट करता है टू ब्रिंग सच अमेजिंग लेक्चर्स फॉर ऑल ऑफ यू। सो विद दैट बीइंग सेड, बस यार जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।